हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RKCI पर। देखिए आज बच्चों हम आपके प्रीवियस ईयर पेपर यानी कि 2024 का विज्ञान विषय का जो पेपर है उसको डिस्कस करने वाले हैं, उसकी आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी ने पहले इस पेपर को देख लिया होगा, मुझसे भी पहले, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो। लेकिन फिर भी जिन बच्चों ने नहीं देखा है और जिन्होंने देख भी लिया है उसको वापस देख लीजिएगा, क्योंकि आज हम इसका पूरा सॉल्यूशन कराने वाले हैं। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ 2024 का ये जो पेपर है, इसके सॉल्यूशन कराने का बेनिफिट क्या है। देखिए आपको इससे बेनिफिट ये मिलेगा, आपको किस तरह के क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे गए हैं वो आपको पता चल जाएंगे। दूसरी बात है कि कौन कौन से जो क्वेश्चन हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं वो भी आपको पता चल जाएंगे। जनरली क्या होता है, जो बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर वाला पेपर होता है, कौन सा प्रीवियस ईयर वाला जो पेपर होता है उसके क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। उससे पहले के पेपर्स के रिपीट हो सकते हैं, लेकिन 2024 के जनरली रिपीट नहीं होते हैं। तो आपको इससे ये भी पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नहीं पढ़ने हैं, आपको जो कौन से टॉपिक हैं जो आप छोड़ देने हैं, क्योंकि अब वो उनसे क्वेश्चन नहीं आएगा, और अगर आता है तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो MCQ क्वेश्चंस हैं वो रिपीट हो सकते हैं, और यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स भी रिपीट हो सकते हैं, और आपके जो वेरी शॉर्ट यानी कि अति लघुत्तरात्मक जो क्वेश्चंस हैं वो भी रिपीट हो सकते हैं। उनका कोई क्राइटेरिया नहीं है। क्यों नहीं हो, क्योंकि वो वन लाइनर हैं, ऐसे हैं, तो उसी लाइन को घुमा फिरा के दोबारा पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपको यहाँ बहुत बढ़िया बेनिफिट मिल सकता है। कुछ भी हो, अगर आप 2025 का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, है ना, अगर आप 2025 जो कि आपको 21 मार्च को होने वाला है, 21 मार्च को जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो अगर आप देने जा रहे हो तो आपको इसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए 2024 में क्या आया था, किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, है ना, तो ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए बिना देरी किए फटाफट से इस पूरे पेपर को एनालाइज करेंगे, पूरा सॉल्यूशन करेंगे, एक एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये रहा आपका पेपर, और सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, ये MCQ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है उपरोक्त अभिक्रिया को संतुलित समीकरण में आयरन का गुणांक क्या है। यहाँ पर आयरन का गुणांक पूछा गया है। देखिए आयरन प्रोडक्ट में 3 है, यानी कि जो यहाँ अभिकारक यानी रिएक्टेंट है इसमें एक ही है, तो बस हमको इसको बैलेंस करना है। यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो इसको इंटू 3 से कर दो, यानी कि 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फिर पूछा गया है दही में उपस्थित अम्ल है एन एसिड प्रेजेंट इन कर्ड। कौन सा अम्ल है जो दही में उपस्थित होता है, वो लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल। याद रखिएगा जो दूध होती है उसमें शर्करा होती है, लैक्टोज शर्करा। कौन सी शर्करा होती है, लैक्टोज शर्करा होती है ना, लैक्टोज शुगर। इस बात को ध्यान रखिएगा, हो सकता है इस बार आपसे लैक्टोज शुगर पूछ ले। फिर देखते हैं यहाँ पर, है ना, बाकी ये भी आप ध्यान रखिएगा, जो टार्टरी है वो इमली में होती है ना। ऑक्जेलिक अम्ल जो है टमाटर में होता है, टमाटर में होता है। मैथोनिक अम्ल जो है चींटी जो है उसके डंक में होता है। इसका दूसरा नाम फॉर्मिक अम्ल भी है। जनरली फॉर्मिक अम्ल के रूप में ही पूछा जाता है ना, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इज, यहाँ पर आंसर हो जाएगा कॉपर। क्या हो जाएगा, कॉपर। और सिल्वर भी होता है, याद रखिएगा, सिल्वर अगर होता तो भी बात बनती। यहाँ पर कॉपर है, कॉपर भी राइट आंसर होता है। फिर देखिए कीटोन में उपस्थित प्रकार्यात्मक यानी कि फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कीटोन। कीटोन का जो प्रकार्यात्मक समूह है या फिर फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा हो जाता है, तो राइट आंसर हो जाता है बी। याद रखिएगा ये जो समूह है किसका है, कीटोन का। अब आपको सभी पता होने चाहिए ये वाला जो समूह है ये किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड का है। किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ये समूह हो जाता है। इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये एल्डिहाइड का है। किसका है ये एल्डिहाइड का ग्रुप है। किसका है भैया, ये एल्डिहाइड का समूह है, याद रखिएगा, है ना। आप सभी को इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। और ये किसका है, ये एल्कोहल का है। किसका है भैया, ये एल्कोहल का कार्यात्मक समूह है। तो ये सभी आपको पता होने चाहिए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है
मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है, तो मानव का जो हृदय है वो किससे संबंधित है? सर्कुलेशन से, यानी परिसंचरण से संबंधित है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। पर्ण में छिद्रों के खुलने में बंद होने का कार्य किसके द्वारा होता है? हरितलवक, जाइलम, तो आर क्वेश्चन है फ्लोएम। वो हु डज द वर्क ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर एंड लीफ? क्लोरोप्लास्ट, जाइलम, गार्ड सेल्स एंड फ्लोएम। तो राइट आंसर हो जाएगा गार्ड सेल्स। कौन सी सेल्स होती हैं? द्वार कोशिकाएं होती है। याद रखना, द्वार कोशिकाओं के पास में ही सहायक कोशिकाएं भी होती हैं। ठीक है भाई, ये ध्यान रखिएगा। द्वार कोशिकाएं क्या करती हैं? रंध्रों के खुलने और बंद करने को प्रेरित करती हैं। और याद रखना, रंध्रों का कार्य आपको पता होना चाहिए। रंध्र यहाँ पर जिनको जो छिद्र हैं ये क्या होते हैं? रंध्र होते हैं ना। और रंध्र का कार्य क्या है? रंध्र के दो कार्य इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो होता है गैसों का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना। गैसों का विनिमय इंग्लिश में बोले तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और यहाँ पर दूसरा काम क्या होता है? इंपॉर्टेंट काम है वाष्पोत्सर्जन, वेपराइजेशन। वाष्पोत्सर्जन या वेपराइजेशन इसका दूसरा काम होता है। तो मुख्य काम है गैसों का विनिमय, O2 व CO2 का विनिमय। फिर देखिए, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि सभी अंगों में वृद्धि प्रेरित की? विच एंडोक्राइन ग्लैंड स्टिमुलेट ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन? तो सभी में कौन सी ग्रंथि होती है? पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि क्या करती है? सभी वृद्धि हार्मोन को स्रावित करती है, तो वृद्धि के लिए उत्तरदायी। जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्रीलिंग दोनों उपस्थित हो तो पुष्प कैसा कहलाता है? फ्लोवर कॉल्ड व्हेन फ्लोवर कंटेन बोथ स्टेमन एंड पिस्टल। तो राइट आंसर हो जाएगा उभयलिंगी। इसमें दोनों कौन कौन, स्टेमन और पिस्टल दोनों मौजूद हैं। पुमंग और जाएंगे दोनों मौजूद है। ठीक है, फिर देखिए पुरुष में लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं? तो पुरुष में XY लिंग गुणसूत्र होते हैं। और अगर मादा की बात करें तो मादा में होते हैं XX। ये मादा में होते हैं और ये नर में होते हैं। ठीक है, मेल फीमेल में, यह आपको ध्यान रखना है। ये बहुत बार लिंग निर्धारण से रिलेटेड आपका क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। एक व्यक्ति समतल दर्पण से 3 मीटर दूर खड़ा है। व्यक्ति तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी मीटर में आपको बतानी है। ये समतल दर्पण है ना, ये समतल दर्पण है। तो यहाँ जो व्यक्ति है वो यहाँ खड़ा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 मीटर। याद रखिएगा, जो यहाँ पर समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है और उतनी ही दूरी पर बनता है। कितनी दूरी पर बनता है? 3 मीटर। अब पूछा है कि व्यक्ति की प्रतिबिंब से दूरी, ये क्या है? ये प्रतिबिंब है। ये क्या है? यहाँ पर प्रतिबिंब है। तो 3 मीटर की दूरी हो गई इसकी प्रतिबिंब की, किससे? समतल दर्पण से। और व्यक्ति से पूछा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी है, तो 3 + 3 कितने हो जाएंगे? 6 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, प्रकाश अपवर्तन की घटना में यदि साइन I = A है और साइन I = B है तो अपवर्तनांक यानी म्यू पूछा है। इन द फिनोमिनॉन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज इफ साइन I = A एंड साइन R = B देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी। तो देखिए स्नेल रूल होता है, साइन I में साइन R = में म्यू होता है ना। ये स्नेल रूल भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। इस हो सकता है स्नेल रूल के रूप में आपसे पूछ ले, स्नेल के नियम के रूप में इसको पूछ ले। अब यहाँ पर आपको साइन I की वैल्यू दी हुई है A, तो यहाँ पर फॉर्मूला में दें A में साइन R बराबर है B = में म्यू। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, ये से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्योदय का कारण पूछा है। एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट आर ड्यू टू, किसी कारण होता है ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। किसके कारण? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन या फिर वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। फिर देखिए दिए गए त्रिभुजाकार प्रिज्म के लिए विचलन कोण यहाँ पूछा गया है ना। तो यहाँ पर द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर द गिवन ट्रायंगुलर प्रिज्म, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो x दिया हुआ है, हम डेविएशन एंगल को या विचलन कोण को d से दर्शाते हैं, लेकिन यहाँ पर x से दर्शाया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा से, यानी कि x इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए विद्युत उपकरणों में भूसंपर्क तार का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो जिस पर कैसी कोटिंग होती है? ग्रीन कोटिंग होती है। कैसी होती है? ग्रीन कोटिंग होती है, मतलब जिस पर हरा रंग आवृत होता है, हरा रंग का आवरण होता है, वो तार अर्थ के रूप में, हम जिसको हम अर्थ कहते हैं, वो किस लिए लगाया जाता है? विद्युत बचाने के लिए, सुरक्षा उपाय के रूप में, फ्यूज के रूप में, नियंत्रक के रूप में। अर्थ वायर यूज टू इन द इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट, सेफ्टी मेजर के रूप में, सुरक्षा उपाय के रूप में। ठीक है, फिर देखिए धारावाही चालक दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा दर्शाता है। फॉर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन द राइट हैंड थंब रूल द थंब पॉइंट्स टूवर्ड, है ना। तो जो थंब है वो कौन सी, किसके बारे में बता रहा है? कौन सी दिशा के बारे में बता रहा है ना। तो इस तरह से जो ये आपने देखा होगा ना, इस तरह से ये थंब रूल जो है इसके बारे में यहाँ
पूछा गया है इस तरह से, है ना। तो अब ये पूछा गया है कि जो थंब है, ये थंब निकला हुआ है, ये यहाँ पर थंब है, ये किसकी दिशा को बताता है। तो अगर ये तार है ना, तो यहाँ पर ये थंब किसको बताता है, विद्युत धारा की दिशा को बताता है। किसकी धारा को दिशा को बताता है, ये विद्युत धारा की दिशा को बताता है। और जो उंगलियाँ होती हैं ये किसकी दिशा को बताती हैं, ये बताती हैं यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। किसकी दिशा को बताती हैं भाई, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, याद रखिएगा। उंगलियों को भी पता होना चाहिए आपको। और इसके बाद 2 दक्षिण और वामहस्त नियम भी होते हैं, उनका भी ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, लेड नाइट्रेट के ऊष्मीय वियोजन से प्राप्त नाइट्रोजन युक्त गैस का नाम क्या है। तो यहाँ पर देखिए उस गैस का नाम है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये इसका नाम है, देख लीजिएगा ना। NO2 है इसका, वैसे फॉर्मूला तो NO2 हो जाएगा, नाम हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगर यहाँ पर रिएक्शन भी आप देखना चाहो तो देख सकते हो। लेड नाइट्रेट की जो रिएक्शन होती है वो इस तरह से होती है, NO3 का यहाँ पर इससे उल्टवाइज होता है, और फिर यहाँ पर लेड ऑक्साइड NO क्या बनता है, यहाँ पर NO2 बनता है, ठीक है, इस तरह से। फिर बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। HCl के वियोजन से प्राप्त ऋणायन का रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला ऑफ एनायन ऑब्टेन्ड बाय डिसोसिएशन ऑफ HCl। तो जो HCl है ये टूटेगा तो यहाँ पर H+ और Cl- बनेगा, ये होगा धनायन, है ना, और ये होगा ऋणायन। क्या होगा, ये ऋणायन होगा, है ना। तो यहाँ पर पूछा है Cl- को, किसको पूछा है, Cl- को, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि C3H8 अणु में उपस्थित सहसंयुग्म अबंधों की संख्या है। C3 का मतलब प्रोपेन के बारे में बात हो रही है कहीं ना कहीं, है ना। फिर भी अगर हम प्रोपेन का फॉर्मूला देखें, मतलब जो एल्केन का फॉर्मूला है ये इस तरह से होता है। हमको क्या दिया हुआ है, कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर दिए हुए हैं, कार्बन मतलब N के नंबर दिए हुए हैं। N यहाँ पर 3 हम देख लेते हैं, C3H2, है ना, इंटू में 3+2, तो ये 6, और यहाँ पर तो ये बिल्कुल सही है, C3H8 ये एक प्रोपेन है, प्रोपेन। अब प्रोपेन की स्ट्रक्चर फटाफट से देख लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा CH3 CH2 CH3, ये होता है प्रोपेन की स्ट्रक्चर। अब हमको इसमें क्या पता करने हैं, सहसंयोजक बंध या फिर कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पता करना है। देखिए कोवलेंट बॉन्ड हम किस तरह से पता करेंगे, ये 3 हाइड्रोजन इस तरह से ऐड कर देंगे, ये कर दिए, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन इससे ऐड कर दिए हैं, और इस तरह से 3 हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दिए। अब हमको गिनने हैं और कुछ नहीं करने, बंद के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल कितने हो गए, यहाँ पर 10 हो गए। सहसंयोजक बंधों की संख्या कितनी हो गई भाई, यहाँ पर 10 सहसंयोजक बंधों की संख्या। याद रखना, सहसंयोजक बंध या फिर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, 2 जो एटम्स हैं उनके मध्य इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के कारण, यानी कि इलेक्ट्रॉन साझा करने को होता है। एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से खालिस्तान द्वारा निकलने की युक्ति है। तो अपोहन के द्वारा, किसके द्वारा, अपोहन के द्वारा निकलने की युक्ति है। अपोहन को हम डायलिसिस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, डायलिसिस भी कहते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये उनमें होता है जिनकी किडनियाँ खराब हो जाती हैं। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खालिस्तान क्या कहते हैं, द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन इज कॉल्ड सिनेप्सिस। क्या कहलाता है, सिनेप्सिस, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिनेप्सिस हो जाएगा, ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात गोलीय दर्पण का खालिस्तान कहलाता है। तो देखिए इसको हम कहते हैं आवर्धन। क्या कहते हैं, आवर्धन या मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इसको कहते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा भी जाता है, जो M = होता है H' होता है, ठीक है, या फिर इस तरह से माइनस देखिए दूसरा फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले होते हैं इसके, -V/U। V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, और U क्या है, बिंब की दूरी है, ठीक है। दीर्घ दृष्टि दोष निवारण में खालिस्तान लेंस का उपयोग होता है। खालिस्तान लेंस यूजफुल इन करेक्टिंग फार साइटेडनेस। देखिए फार साइटेडनेस में क्या होता है, मान लो ये रेटिना है ना, और ये मान लो यहाँ पर लेंस है, इस तरह से ये लेंस है ना, और ये कॉर्निया है। तो देखो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है, वो जो प्रतिबिंब यहाँ से जब लाइट जाती है इस तरह से, है ना, जब यहाँ से लाइट एंटर करती है तो प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना से दूर बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना से दूर बनता है। तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक उत्तल लेंस का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, यहाँ पर इस तरह से एक उत्तल लेंस का यूज़ करते हैं। उत्तल लेंस क्या करता है, इस प्रकाश को रेटिना पर लेके आता है इस तरह से। तो कौन से लेंस का यूज़ करेंगे हम,
उत्तल लेंस का। ठीक है, कौन से लेंस का? उत्तल लेंस का हम यहाँ यूज करने वाले हैं, जिसको हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कॉन्वेक्स लेंस इसको हम कहते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं यहाँ पर थर्ड जो क्वेश्चन है, देखिए पीतल में तांबा के साथ मिश्रित दूसरी धातु का नाम, राइट द नेम ऑफ सेकंड मेटल मिक्स इन द कॉपर इन ब्रास। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉपर के साथ क्या होता है? जिंक होता है। क्या होता है? कॉपर के साथ जिंक होता है। सल्फर, ब्रोमीन तथा आयोडीन में से चयन करके द्रव अधातु का नाम बताना है। याद रखें यहाँ पर तीनों ही अधातु हैं और ब्रोमीन क्या है, यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड की फॉर्म में होता है और ये अधातु है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। फिर देखिए यहाँ पर पूछा गया है CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH का नाम बताना है। ट्रिपल बॉन्ड है तो ये क्या हो जाएगा? आइन हो जाएगा, यानी एल्काइन हो जाएगा। अब 3 है तो प्रोपाइन हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा इसका? प्रोपाइन। क्या हो जाएगा भाई? प्रोपाइन। 3 ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण ये प्रोपाइन है, याद रखिएगा। क्या है? प्रोपाइन। ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। फिर बात करते हैं रेजिन तथा गोंद पादप के कौन से भाग में संचित होते हैं? इन विच प्लांट पार्ट रेजिन गम आर स्टोरेड। तो ये हो जाएगा ओल्ड जाइलम। इसमें ओल्ड जाइलम में। ठीक है, या पुराने जाइलम में। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? पुराने जाइलम में। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तदाब, लार, अन्यथा वमन का नियंत्रण करता है? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन और वोमिटिंग। यानी कि मतलब यहाँ पर क्या है? अनैच्छिक क्रियाओं के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में? अनैच्छिक क्रियाओं के बारे में बात हो रही है कि जो मस्तिष्क का कौन सा ऐसा भाग है जो अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है या फिर इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। क्या है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा का, जो कि क्या है? पश्च मस्तिष्क का भाग है। कौन से भाग का है? पश्च मस्तिष्क का भाग है। ठीक है, फिर देखिए 2 जीवाणुजनित संक्रामक रोग के नाम बताने हैं। तो देखिए जीवाणुजनित में टीबी आ जाएगा, है ना। टीबी जो है ट्यूबरकुलोसिस, है ना। और यहाँ पर निमोनिया भी आ जाएगा, निमोनिया भी आप यहाँ लिख सकते हो। टाइफाइड भी यहाँ पर आ जाता है। क्या आ जाता है? टाइफाइड भी यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, 2 पूछे थे, हमने 3 बता दिए। मेंडल के लक्षण की वंशागति नियम के प्रयोग में F2PD में प्राप्त पौधे में बौने पौधों का अनुपात पूछा है तो कितना हो जाएगा? अनुपात या 25 यहाँ पर मतलब प्रतिशत पूछा है तो 1 अनुपात हो जाएगा, और परसेंट की बात करें तो 25, है ना। तो मेंडल की वंशागति के नियम में F2PD में जनरली क्या होता है? लंबे, शुद्ध लंबे, है ना। अगर हम बात करें तो शुद्ध लंबे। देखिए जो अनुपात होता है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर 1:2:1 होता है। ये होता है शुद्ध लंबों का, शुद्ध लंबे, है ना, जिनको हम कैपिटल T से शो करते हैं। ये होते हैं अशुद्ध लंबे, होते ये भी लंबे ही हैं लेकिन ये कैसे हैं? अशुद्ध लंबे हैं। ठीक है, इनको कैपिटल T स्मॉल t से लिखते हैं। और ये होते हैं शुद्ध बोने या सिंपल बोने, क्योंकि बोने ही होते हैं, अशुद्ध बोने तो कोई नहीं होता। तो यहाँ पर स्मॉल t, तो ये पूछा गया था, हमने बता दिया है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गोले लेंस के लिए बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी एवं फोकस दूरी के बीच में संबंध। राइट द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ फॉर स्फेरिकल लेंस। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/f = हो जाएगा 1/u माइनस 1/v, जिसको हम लेंस फॉर्मूला या लेंस सूत्र भी कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? लेंस फॉर्मूला या लेंस सूत्र भी कहते हैं। साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो यहाँ पर फोकस दूरी है ना, फोकस दूरी और त्रिज्या के यानी रेडियस के बीच में जो रिलेशन है वो क्या होता है? R = होता है 2f, है ना। या फिर ऐसा भी होता है, देखिए यहाँ पर कि जो f = होता है R/2। इन दोनों में से कोई भी रिलेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं नेत्र कौन सा भाग पुतली के साइज को कंट्रोल करता है? विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। तो इसका राइट आंसर होता है आइरिस या फिर परितारिका, है ना। तो परितारिका क्या करता है? प्यूपिल की पुतली के आकार को कंट्रोल करता है। और पुतली क्या करती है कि आँख में हमारे में कितना प्रकाश जाना है इस बात को नियंत्रित करता है। याद रखना जो लेंस होता है हमारे आँख में वो उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल या फिर कॉन्वेक्स लेंस होता है। और इसको कौन कंट्रोल करता है? तो यहाँ पर क्या होती है? पक्षमाभिकाएँ होती हैं। क्या होती हैं? पक्षमाभिकाएँ होती हैं, मतलब पेशियाँ होती हैं। सीलियरी मसल्स जिनको हम कहते हैं, सीलियरी मसल्स इनको कंट्रोल करती है। और प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब वो कहाँ बनता है?
मतलब इमेज कहाँ बनती है, तो इमेज हमेशा रेटिना पर बनती है। कहाँ बनती है? रेटिना पर बनती है, याद रखिएगा, है ना। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखिए। कॉर्निया जो होता है सबसे बाहर का हिस्सा है जहाँ से प्रवेश करता है प्रकाश, और यहाँ पर जो हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है, ये सब चीज़ दिखाई देती हैं। ये अपवर्तन की घटना है, हमारे लेंस से होते हुए अपवर्तन होता है ना। फिर देखिए पारदर्शी उपभोक्ता का एक उदाहरण है, तो हम भी उपभोक्ता ही हैं भाई। मनुष्य का एक आप सिंपल आप लिख सकते हो, मनुष्य। मनुष्य क्या है? उपभोक्ता है। बाकी बहुत सारे हैं, गाय भैंस बकरी सब उपभोक्ता ही हैं, ठीक है। फिर देखिए ये खंड ब आ जाता है, जहाँ आपके 2 नंबर के हैं तो ये आपको करने हैं, मैं ज़्यादा इनके बारे में बताऊँगा नहीं, फिर भी देख लीजिए। आपको एक उपरोक्त अभिक्रिया में यौगिक यहाँ पर एक्स का नाम पूछा है। ये रिएक्शन है मेटल कार्बोनेट एसिड के बीच की है, तो यहाँ सॉल्ट बनेगा, और तो एक्स का जो नाम है वो NaCl हो जाएगा, सिंपल से, ठीक है। विद्युत धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। उपरोक्त कथन की प्रयोगशाला परीक्षण के लिए प्रयुक्त व्यवस्थित उपकरण को चित्रित कीजिए। विद्युत क्या धातुएं क्या होती हैं? विद्युत की चालक होती हैं, तो आप उसको धातुएं लीजिए और उस पर दर्शा दीजिए करंट वगैरह। फिर देखिए जल की उपस्थिति में मैले कपड़े पर साबुन लगाने पर कपड़ा साफ क्यों हो जाता है? वाई क्लॉथ बिकम क्लीन अप्लाइंग सोप और डर्टी क्लॉथ। तो ये मिसेल स्ट्रक्चर आपको बतानी है। क्या बतानी है? मिसेल स्ट्रक्चर बतानी है जो कि इस तरह से बनती है ना। ये मिसेल स्ट्रक्चर के थ्रू आपको बस समझाना है कि किस तरह से क्या होता है, साबुन से कपड़े साफ़ हो जाते हैं। फिर देखिए एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु स्ट्रक्चर CH2 डबल बॉन्ड CH2 के बारे में आपको बताना है। तो इसकी देखिए इलेक्ट्रॉन बिंदु स्ट्रक्चर कैसी होगी, अगर यहाँ हम दर्शाना चाहें तो देखिए इसको दर्शा देते हैं। कार्बन है, ये कार्बन कार्बन के बिटवीन में दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। फिर यहाँ पर बात करें तो एक हाइड्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ, और मान लो एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन लिख देते हैं। तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस तरह से ये हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर जो कार्बन है, देखिए कार्बन किस तरह से कर रहा है, इन सब से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है कार्बन की, इस तरह से, है ना। और अगर बात करें एक सेकेंड, इसको भी हम इस तरह से दर्शा सकते हैं। ये जो कार्बन, इसके लिए ये सर्किल बनेगा, है ना, और इस कार्बन के लिए ये सर्किल बनेगा। तो ये है एथीन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, देख लीजिएगा। राइट, मैंने बता दी है। गर्भ निरोधन की 2 विधियों के बारे में बताना है। एक तो यहाँ पर कंडोम या गर्भ निरोधक का यूज करना है ना। दूसरा यहाँ पर क्या है, गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग भी किया जाता है। किसका? गर्भ निरोधक गोलियों का भी उपयोग यहाँ पर किया जाता है, जिसमें माला डी आ जाती है ना, और सहेली, ये 2 गोलियों के नाम है। तो गर्भ निरोधक गोलियाँ, कॉन्डोम यहाँ लिख सकते हो आप, और स्थायी जो ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी भी इसके आ जाएंगे। ट्यूबेक्टोमी, ठीक है, ट्यूबेक्टोमी जिसको हम नलिका उच्छेदन कहते हैं, नसबंदी जिसको कहते हैं नलिका उच्छेदन, या वेसेक्टोमी, ठीक है, जिसको हम वाहिका उच्छेदन कहते हैं। ये भी विधियां हैं जिसको हम नसबंदी कहते हैं, याद रखिएगा, देख लीजिएगा, ये देख के जाना, ठीक है। फिर बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या है, शुद्ध लंबे शुद्ध बौने पौधों में F2 पीढ़ी तक के लक्षणों की वंशागति का रेखा चित्र आपको बताना है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको सिंपल सा संकरण करना है। तो F2 पीढ़ी से पहले F1 पीढ़ी बन जाएगी यहाँ पर, है ना। फिर इसमें स्वयं परागण होगा, है ना, स्वयं परागण होगा। स्वयं परागण होगा तो आप इस तरह से चेकर बोर्ड बना दीजिएगा। क्या बना दीजिएगा? चेकर बोर्ड, जहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ बन जाएगा, स्मॉल टी इधर, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। तो इस तरह से आपको फिर जीनोटाइप और ये बताने हैं। तो आपका जो जीनोटाइप होगा वो इस तरह से हो जाएगा 1:2:1। और यहाँ पर जो लक्षण हैं, लक्षण की बात करें, ये तो जीन प्रारूप हो जाएगा, जीनोटाइप याद रखिएगा इंग्लिश वालों के लिए, है ना। वो क्या हो जाएंगे? शुद्ध लंबे, अशुद्ध लंबे, लंबे और बौने, है ना, इस तरह से। तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा? देखिए इनका अनुपात हो जाएगा
1:2:1 हो जाएगा। ये अगर नहीं है तो सीधा सा लंबे और बौने का जो अनुपात है, जो आपको पता भी होगा, ये होता है 3:1। तो आपको यही याद रखना है, बस इस तरह से दर्शा देना, ठीक है। इस तरह से आप दर्शा भी दोगे, मुझे पूरी उम्मीद है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो। लेकिन ये तो आ चुका है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्या है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 10 ओम प्रतिरोधक में 3 एम्पीयर धारा 2 सेकंड तक प्रवाहित कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा का मान आपसे पूछा गया है। तो देखिए ये होता है जो फॉर्मूला I²RT एक फार्मूला होता है, उससे ये क्वेश्चन का हल होता है ना। इससे क्वेश्चन का हल होता है। तो बस आपको मान रखना है, प्रतिरोध का मान आपको 10 दिया हुआ है, 3 एम्पीयर यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और इंटू में 2 हो जाएगा। तो उससे 3 के 9, इंटू में 10 इंटू एन 180 क्या हो जाएगा, 180 जूल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको तुल्य प्रतिरोध आपको बताना था, है ना। पहले इनको जोड़ लेना और फिर इन दोनों को जोड़ लेना, तो यानी कि 6, है ना, 1/1/6 हो जाएगा, 6 2/6, तो ये हो जाएगा 2 वापस 6/2 यानी 3, तो 3 + 3 यानी 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, ठीक है, कर लीजिएगा, 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस धारावाही प्रणालिका के भीतर उसके चार चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करना है। तो इस तरह से परिणालिका बना दीजिएगा और फिर क्या करना है आपको, इस तरह से यहाँ पर वो दर्शा देना है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। एक छड़ चुंबक के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाना है। इस तरह से छड़ चुंबक बनानी है और फिर इस तरह से क्या बनाना है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपको बनानी है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे तो ये दिशा इससे दर्शा देना अच्छे से। कचरा निपटान की समस्या के 2 तरीके बताने हैं। आर श्रृंखला के विभिन्न स्तरों का संक्षिप्त वर्णन करना है, यानी उत्पादक, उपभोक्ता यानी प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, इस तरह से बता दोगे, मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है। फिर लास्ट यहाँ पर देखिए, सॉरी ये विषय है, यहाँ पर लास्ट ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। तो यहाँ पर क्या है, कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा, है ना, डॉट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ½ H2O, ठीक है। और यहाँ पर आपको जिप्सम का भी पता होना चाहिए, वो क्या होता है, यहाँ पर 2H2O होता है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर इसमें ये पूरा क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। बेकिंग सोडे का बता दीजिएगा। अनैच्छिक क्रिया मस्तिष्क कौन से भाग से नियंत्रित, अभी बताया था मैंने, है ना। वृषण हार्मोन, वृषण स्रावित हार्मोन तथा के नाम 2 कार्य बताए। तो वृषण नर में होता है, तो नर में इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हो जाएगा। 2 कार्य, एक तो शुक्राणु निर्माण को प्रेरित करता है, शुक्राणु निर्माण का कार्य करेगा, और दूसरा काम क्या करेगा, शुक्राणु मतलब स्पर्म का निर्माण का, ठीक है। दूसरा जो नर है उसमें द्वितीयक लैंगिक लक्षण, द्वितीयक लैंगिक लक्षण यानी कि शरीर पर बाल आना, आवाज़ का भारी होना, ये सब कार्य करेगा, ठीक है भाई। मनुष्य के नर जनतंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। और अभी देखिए ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, नर या मादा जनतंत्र का नामांकित चित्र आ चुका है, तो कुछ और आएगा, अमीबा वगैरह इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। विद्युत विभवांतर को परिभाषित कीजिए। SI मात्रक जो वोल्ट होता है और इसको वोल्ट मीटर से मापा जाता है। तो ये भी आपने देखा होगा, किस क्रम में इसको जोड़ते हैं, तो इसको हम कौन से समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। ओम के नियम का यहाँ पर V समानुपाती I, और इस तरह से आपको ये ग्राफ बनाना है, ठीक है। सिंपल सा था, ये क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा। विद्युत प्रतिरोध को परिभाषित SI मात्रक ओम हो जाएगा। किस तरह से काम करता है, क्रम में कैसे जोड़ते हैं, ओम के नियम का प्रायोगिक अध्ययन के लिए नामांकित चित्र बनाना था। और ये लास्ट आपका खंड द है, जो कि जिसमें क्या है, निबंधात्मक है। कोयले के दहन से प्राप्त गैस का नाम बताना था, तो CO2 है ना। कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन, कॉपर प्लस में जल, यहाँ पर है ना, कॉपर ऑक्साइड है, इस तरह से प्लस में हाइड्रोजन गैस है, तो यहाँ कॉपर प्लस में वाटर बन जाएगा, है ना। संतुलित समीकरण आपको देने, संतुलित कर लीजिएगा। कॉपर ऑक्साइड में उपचयन के प्रदर्शन करने व्यवस्थित उपकरण को चित्रित करना था। अपचयन को परिभाषित करना था, मतलब क्या हो जाएगा, वहाँ से किसी भी रिएक्शन में किसी भी जो रिएक्टेंट है उससे क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। आयरन और कॉपर सल्फेट है ना, ये आयरन प्लस में कॉपर सल्फेट है, तो यहाँ पर आयरन सल्फेट हो जाएगा, SO4, साथ में कॉपर निकल जाएगा, ठीक है। ये समीकरण हो गए, इसको संतुलित कर देना है आपको।
फिर देखिए कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी लोहे किलो के भी क्रिया के लिए प्रदर्शित, तो वो इस तरह से आपको 2 टेस्ट ट्यूब दिखानी थी। दोनों में, एक में क्या भरना था यहाँ पर, एक में तो पानी भरना था, दूसरे में कॉपर सल्फेट भरना था। फिर देखिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम को के दौरान घटित घटनाएं, पत्ती की अनुप्रस्थ काट, पत्ती की अनुप्रस्थ काट आ चुकी है, याद रखिएगा, तो इस बार कुछ और आएगा, है ना। रंध्रों खुलने की प्रक्रिया, रंध्रों का नामांकित ये आ चुका है, तो इसको छोड़ देना। फिर देखिए गोले दर्पण किसे कहते हैं, गोले दर्पण के ध्रुव को दर्पण आ चुका है, याद रखिएगा। और लेंस की क्षमता यहाँ पर दे दी गई है, पावर दे दी गई है, पावर याद रखना 1 में एफ होती है, ठीक है। यहाँ पर डी दी हुई है, देखिए फोकस दूरी पूछी है ना, तो एफ इजिकल हो जाएगा 1 में पी, तो बस यहाँ पर एफ इजिकल टू 1 में 4 हो जाएगा। अब 4 का भाग आपको देना है, जो कि आप दे दोगे अच्छे से, ठीक है। लेंस का आवर्धन, लेंस के मुख्य अक्ष की परिभाषा कीजिए। गोले दर्पण के लिए वक्र त्रिज्या दी हुई है, फोकस दूरी आपसे पूछी है, r इक्वल टू 2f मैंने कहा था, तो आपको r दिया हुआ है, तो f इजिकल टू क्या हो जाएगा, r अपॉन में 2, यानी कि f इजिकल टू हो जाएगा 14 अपॉन में 2 जो 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बच्चों ये था आपका 2024 का पेपर। मैंने कोशिश की है पूरा अच्छे से सॉल्यूशन कराने की, कंप्लीट नहीं कराया है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, और मैंने कोशिश की है, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, क्वेश्चन मैंने सारे बता दिए हैं। आपको इसको ध्यान रखते हुए आपके जो पेपर है जो 21 मार्च को होने वाला है, इसकी तैयारी कर लीजिए, अच्छे से तैयारी कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक योर एग्ज़ाम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ अभी हम क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पर कुछ बेहतरीन वो लेके आने वाले हैं, क्वेश्चंस और लेके आने वाले हैं। मैं केमिस्ट्री के एमसीक्यू अलग से लेके आऊँगा, फिजिक्स वाले पोर्शन के अलग से एमसीक्यू आएंगे, और बायोलॉजी के अलग से, तो जिसमें आप आराम से एमसीक्यू क्वेश्चंस इजीली कर सकोगे। याद रखना बच्चों के नंबर सिर्फ वहीं कटते हैं, और मैं वहाँ नंबर आपके कटने दूंगा नहीं। तो आपको 56 में से 56 मार्क्स लाने हैं। मेरे साथ प्रैक्टिस और मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।